हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको एवोल्यूशन के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपका एवोल्यूशन पार्ट 2 है। इससे पहले आपको पार्ट 1 प्रोवाइड कराया गया है। अगर अभी तक आपने एवोल्यूशन पार्ट 1 की स्टडी नहीं की है तो पहले उसे देख लें, फिर इसके बाद आप इस क्लास को देखें, अटेंड करें। एवोल्यूशन पार्ट 1 में हमने आपको एनाटॉमिकल एविडेंस तक डिस्कस किया था। एनाटॉमिकल एविडेंस मीन्स शारीरिक संरचनात्मक प्रमाण जो थे वहाँ तक हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम आपको अदर एविडेंस प्रमाण के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आज की क्लास में आपको एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ब्रॉडकी प्रमाण, कनेक्टिव लिंक, संयोजी कड़ी, फॉसिल जीवाश्म, ये एविडेंस हैं। और दो शॉर्ट नोट्स और क्योपटैरिक्स और एटविज्म के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आज की क्लास का पहला टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, भ्रूणकी से विकास का प्रमाण। पहले ये भ्रूणकी से विकास का प्रमाण या भ्रूण विकास भी इसे बोल सकते हैं। भ्रूण विकास या एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है हमारे लिए, ठीक है। बेसिकली हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है या 10th क्लास के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होगा। ये पहला टॉपिक होगा जब वो पढ़ रहे होंगे कि किसी भी जाति के सदस्य, चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे पाइसेस हो, मत्स्य वर्ग का हो, चाहे एव्स हो, बर्ड्स हो, चाहे अमीबा हो, ये सभी का डेवलपमेंट किससे होता है? एग सेल से। मीन्स एग से नहीं, अंडे से नहीं, एग सेल से हम बात कर रहे हैं। कुछ का एग से होता है, ठीक है, और कुछ का न्यूवंस बेबी डेवलप होते हैं, बट सभी की स्टार्टिंग किससे होती है? एग से। और फिर कहाँ तक? एडल्ट तक बनते हैं, वयस्क वो लोग बनते हैं, ठीक है। तो द डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट फ्रॉम एग सेल, ठीक। क्या किससे डेवलपमेंट होता है? एग सेल से। किसका? एडल्ट का, वयस्क का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एग सेल को हम लोग अंडे से भी यहाँ बोला गया है, ठीक है। तो अंडे से वयस्क तक के विकास में उपयुक्त होने वाली समस्त क्रियाओं का सामूहिक रूप भ्रूणकी विकास कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान दें, अंडे से वयस्क का विकास में उपयुक्त होने वाली समस्त क्रियाओं का सामूहिक रूप क्या कहलाता है? भ्रूणकी विकास कहलाता है, ठीक। एम्ब्रियोलॉजिकल या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल प्रोसेस टू डेवलप एडल्ट फ्रॉम एग सेल्स, ठीक। एग सेल्स क्या? किसी भी अंडे से भ्रूण वयस्क पूरा बन जाना, बॉडी का निर्माण हो जाना, जितनी भी प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व है सभी को क्या कहते हैं? हम भ्रूणकी विकास कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अगले लाइन में हम देख लें क्या दिया गया है। द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक, इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी, ठीक। भ्रूणकी विकास का अध्ययन भ्रूण विज्ञान कहलाता है। याद रखिएगा, एम्ब्रियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। क्या है? भ्रूण विकास का अध्ययन कहलाता है। अब बात करते हैं भ्रूण विकास स्टार्ट कहाँ से होता है। भ्रूण विकास के अंतर्गत विदलन क्या? युग्मनज बनते हैं, ठीक है। जायगोट बनते हैं, तो जायगोट का विदलन होता है, ठीक है। जायगोट का कैसा होता है? विदलन होता है। भ्रूण विकास के अंतर्गत युग्मनज का विदलन तथा मोरुला, बैस्टुला, गैस्टुला सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। क्या होती है? सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इंक्लूड क्लीवेज ऑफ जायगोट and development of morula, bastula and gastrula etc. all process include all process the like cleavage of zygote, development of morula, bastula and gastrula, ठीक है। अब ये आपके लिए कुछ नए वर्ड्स हैं,
मोरुला, बैस्टुला और गैस्टुला। ठीक है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मोरुला क्या होता है? ठीक है, एक बॉल लाइक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। गैस्टुला, गैस्ट्रोसील कैविटी आ जाती है, बीच में एक स्पेस हो जाता है, होलो स्पेस। ठीक है, ब्लास्टुला हो जाता है। और गैस्टुला आगे का डेवलपमेंट है, जब उसमें सेल्स, मदर सेल्स का ठीक है डिवाइड शुरू हो जाता है, इसके बाद बनने वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपको ये सब समझना नहीं है, बस यही लिखना है आपको कि भ्रूणकी विकास के अंतर्गत युग्मनज का विदलन तथा उससे मोरुला, गैस्टुला और गैस्टुला का निर्माण आदि सम्मिलित होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ जायगोट एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ मोरुला, बैस्टुला एंड गैस्टुला। ठीक है, तो मगर हम बात यहाँ क्या कर रहे हैं? एविडेंस की, विकास की बात में करना है। तो वॉन वॉन बियर्स एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम थे? वॉन बेयर। ठीक, वॉन बेयर साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला कि वर्तमान जाति में भ्रूणीय अवस्था, भ्रूणी विकास ये भी बोल सकते हैं, वर्तमान जाति में जो प्रेजेंट टाइम है, ठीक, वर्तमान जाति में जो भ्रूणी अवस्था होती है वो पूर्वज की भ्रूणीय अवस्था को दोहराती है, पुनरावृत्ति करती है। मतलब जब भ्रूण विकास वर्तमान जाति में होना स्टार्ट होता है तो वो क्या करती है? पहले वो पूर्वज की भ्रूणीय अवस्था को दोहराती है। ठीक है, क्या? पूर्वज की भ्रूणीय अवस्था को दोहराती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉन बेयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉन बेयर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट स्पीसीज, ठीक, प्रेजेंट स्पीसीज, ठीक है, रिपीटिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ एंसेस्टर्स, क्या करती है? एंसेस्टर्स का, पूर्वज की भ्रूणीय अवस्था को दोहराती है। ठीक है, इसीलिए एक टर्म और यहाँ दिया गया है कि जब किसी वर्गों की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखी जाती है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि पाइसेस ले लिया, मत्स्य वर्ग ले लिया, पक्षी वर्ग ले लिया, रेप्टाइल ले लिया, मनुष्य ले लिया, मनुष्य का मतलब कि वर्टिब्रेट ले लिया, इन सभी का अगर हम लोग क्या करते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं तो स्टार्टिंग की स्टेज अगर हमारे सामने उनकी स्लाइडें रख दी जाएं तो हम उनमें डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि कौन सा किसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, इतनी ज़्यादा समानता हमारी पाई जाती है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं जो हम लोग डेवलप हुए हैं इन्हीं लोगों के पूर्वज से डेवलपमेंट हुए हैं, क्योंकि इन सभी की भ्रूणीय अवस्थाओं में क्या है? समानता है। ठीक है, तो वॉन बेयर ने क्या कहा था? आपको समझ में आया? ठीक है, वॉन बेयर ने कहा था कि वर्तमान जाति की भ्रूणीय अवस्था पूर्वजों की भ्रूणीय अवस्थाओं की पुनर्वृत्ति करती हैं। द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ, ठीक, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्पीसीज रिपीट एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ एंसेस्टर्स। ठीक है, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज बेयर्स लॉ। बेयर्स लॉ, इस नियम को क्या बोलते हैं? बेयर का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब बेयर्स के नियम को थोड़ा सा संशोधित किया गया और अर्नस्ट हैकेल्स आए थे। ठीक है, का अर्नस्ट हैकेल मॉडिफाई, ठीक है, बेयर्स लॉ एंड गिवन ठीक some conclusion which is known as बायोजेनेटिक लॉ। क्या कहा गया? अर्नस्ट हैकेल ने इनके नियम को संशोधित करके बायोजेनेटिक नियम का प्रतिपादन किया, और बायोजेनेटिक नियम को एक और नियम से पुनर्वर्तन का सिद्धांत या रेसिप्रोकेशन, ठीक है, रेसिप्रोकेशन थ्योरी भी कहते हैं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट भी एक एविडेंस ही है। ठीक है, आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टिव लिंक, संयोजक कड़ी या संयोजी कड़ी भी कहते हैं। ठीक है, संयोजक कड़ी, कड़ी का काम क्या होता है? जैसे ये दो कड़ी हो गई तो एक कड़ी अगर यहाँ जोड़ दिया तो क्या करती है? दो कड़ियों को जोड़ती है। तो ये दो कड़ियों को जोड़ती का मतलब आधा हिस्सा इधर भी है, आधा हिस्सा इधर। अगर हम ये एनिमल मान लें तो इसके आधे करेक्टर इधर हैं, आधे करेक्टर्स इधर, मतलब दोनों करेक्टर्स वो इंक्लूड रखती है। कैसे? दोनों करेक्टर्स इंक्लूड रखती है, ऐसे सेम एज कनेक्टिव लिंक है। कनेक्टिव लिंक है क्या? एक स्पेशल टाइप्स के एनिमल और प्लांट हैं जो क्या करते हैं? दो या दो से अधिक वर्ग संघ के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। दो
ग्रुप समूहों के लक्षणों को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कनेक्टिव लिंक्स आर दोज स्पेशल एनिमल्स एंड प्लांट्स which shows टू which shows characters of, ठीक है, टू फाइलम्स या टू ग्रुप्स। ठीक, जो किसी क्या बोलेंगे, संयोजक कड़ी एक विशेष प्रकार के जंतु व पौधे होते हैं जो किन्हीं दो वर्ग या संघ के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। ये किसकी तरह काम करते हैं, इज अ बिहेव लाइक अ ब्रिज बिटवीन टू फाइलम्स। ठीक है, ये क्या कहते हैं, संयोजक कड़ी किन्हीं दो वर्गों के बीच ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, संयोजक कड़ी यह भी सिद्ध करता है कि दोनों एनिमल, जो दो वर्ग हैं, वो उनका विकास ठीक एक दूसरे से हुआ है। उन दोनों का विकास एक दूसरे से रहा है। कोई एक उसका पूर्वज रहा है और दूसरा उसकी नई स्पीसीज डेवलप हुई है। ठीक है, संयोजक कड़ी क्या है, संयोजक कड़ी, ये तीसरा दूसरा पॉइंट हम देते हैं। संयोजक कड़ी क्या है, एविडेंस, विकास का एक, ठीक है, क्या है, मोर एक्सेप्टेबल, ठीक है, प्रमाण है, एविडेंस है। संयोजक कड़ी विकास का, ठीक है, सर्वमान्य मतलब सबसे अधिक मान्य प्रमाण माना जाता है। ठीक है, कनेक्टिव लिंक अ बेस्ट एविडेंस फॉर एवोल्यूशन या मोर एक्सेप्टेबल एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल कनेक्टिव लिंक की अगर हम बात करें, पहला कनेक्टिव लिंक है वायरस। क्या है, वायरस। वायरस को क्या बोला जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच के संयोजक कड़ी। ये ऑप्शनल क्वेश्चन आते रहते हैं कि व्हिच, ठीक है, हु इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है, जंतु व पादप के बीच की कनेक्टिव लिंक कौन है। ठीक, कनेक्टिव लिंक ऐसे। तो आप ये तीन इंपॉर्टेंट आपको यहाँ दिए गए हैं और काफ़ी है संयोजक कड़ी आपके। ठीक है, विषाणु, वायरस को किसके बीच कहा जाता है, सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की संयोजक कड़ी है। युग्लिना को किसके बीच कहा जाता है, जंतु व पादप के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स को किसको कहा जाता है, पक्षी वर्ग व सरीसृप, एव्स और रेप्टिलियन के बीच के कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। ठीक है, जिनमें से आर्कियोप्टेरिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको अभी हम फुल डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपने टॉपिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉसिल। आपको क्लियर दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो वॉइस आपको सुनाई दे रही होगी, आप उससे नोट्स प्रिपेयर कर लें। ठीक है, फॉसिल। फॉसिल क्या है, फॉसिल रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनिमल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट, मतलब कुछ बचा हुआ पार्ट। ठीक है, बचा हुआ पार्ट जो किसने, प्रकृति ने संरक्षित करके अपने अंदर रखा है। नेचर, हमारा नेचर जो एनवायरनमेंट है, इसने हमारे क्या किया है, कुछ पादप और जंतु जो पूर्वज के रहे हैं हमारे, ठीक, उनको कुछ पार्ट्स को संयोजित सुरक्षित करके रख दिया है। ठीक, कैसे, अपने अर्थ के नीचे दबाकर। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। जीवों का अस्म मतलब भाग। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, फॉसिल आर द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट विच इज प्रिजर्व्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। क्या बोलेंगे, जीवाश्म जीव जंतु के वे अवशेष होते हैं जो प्रकृति द्वारा, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सुरक्षित रखे गए हैं या सुरक्षित हैं। ठीक है, इन्हें कहाँ से, चट्टानों के नीचे से आदि से निकाले जाते हैं, बट हैं सुरक्षित। ठीक है, दीज फॉसिल्स आर आल्सो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। क्या है, फॉसिल भी एक क्या है, जैव विकास का एक प्रमाण है। ठीक है, फॉसिल का एग्जाम्पल कौन है, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक, एक मोर एक्सेप्टेबल एविडेंस है ये। ठीक है, अब हम इसी आर्कियोप्टेरिक्स हमारे पास दो बार यूज़ हो गया, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी यूज़ हुआ, तो हम आर्कियोप्टेरिक्स को फुल स्टडी कर लेते हैं क्योंकि इससे शॉर्ट नोट्स भी आपका आता रहता है। आर्कियोप्टेरिक्स आपको शॉर्ट नोट्स में पढ़ना है, आर्कियोप्टेरिक्स आपको किसमें, शॉर्ट नोट्स में पढ़ना है। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या था, आर्कियोप्टेरिक्स इज अ बर्ड। ठीक, क्या है, इज अ बर्ड। ठीक है, इस प्रेजेंट टाइम ओनली इट्स फॉसिल इज फाउंड। क्या, इसके फॉसिल क्या है, एक प्रेजेंट है। ठीक है, इसका फॉसिल ही केवल उपस्थित है।
क्या आर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी था जिसका वर्तमान में केवल जीवाश्म ही उपस्थित है। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स इज अ बर्ड, ठीक है, इज द एंसेस्टर बर्ड्स या ओल्ड बर्ड्स विच ओनली फॉसिल इज प्रेजेंट इन दिस टाइम। ठीक है, दिस इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन एव्स एंड रेप्टाइल। इसे क्या कहा जाता है, पक्षी व सरीसृप के बीच की संयोजी कड़ी भी कहा जाता है। संयोजक कड़ी का मतलब अब क्या हो गया कि ये पक्षी और सरीसृप रेप्टाइल दोनों के कैरेक्टर्स को क्या करेगा, शो करेगा। तो कैसे शो करेगा उसके लिए पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं एवियन कैरेक्टर, पक्षी वर्ग के लक्षण क्या थे आर्कियोप्टेरिक्स के। तो बॉडी शेप लाइक बर्ड, बर्ड की तरह उसका क्या था, शरीर था। ठीक, पंख वंख उपस्थित थे उसमें। फोर लिम्स, आगे के पैर, जो फोर लिम्स मॉडिफाई इनटू विंग्स, जो आगे के पैर थे। अगर ये रेप्टाइल होता तो आगे के पैर चार, दो जोड़ी तो होते ही, मतलब चार तो होते ही, लेकिन जो आगे के फोर लिम्स थे वो किसमें मॉडिफाई हो गए थे, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो गए थे, मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और होलो बोन्स, हैविंग होलो बोन्स, आर्कियोप्टेरिक्स हैविंग होलो बोन्स। ठीक है, खोखली हड्डियां थी जो उनको होलो बोन्स विच हेल्प इन किसमें, फ्लाई, उड़ने में हेल्प करती थी। ठीक है, और क्या थी, खोखली हड्डियां रखते थे जिसकी वजह से वह उड़ सकते थे। और फेदर्स प्रेजेंट, उनमें पंख भी उपस्थित थे। ठीक, ये आपके किसके हो गए, बर्ड के लक्षण। ठीक, उसके बाद सरीसृप वर्ग के लक्षण, रेप्टिलियन कैरेक्टर्स क्या थे, और लॉन्ग टेल, एक लंबी सी पूंछ थी। रेप्टिलियन आपने देखा है कभी, स्नेक, क्रोकोडाइल, ठीक है, छिपकली, ठीक, ये सब देखा है ना। उस पर क्या होता है, एक लंबी सी पूंछ होती है पीछे, ठीक है, खंडों में विभाजित वाली, ठीक, जिसमें लाइनें खींची रहती है। तो वैसी इसमें क्या थी, एक लॉन्ग टेल थी, तो इसलिए रेप्टिलियन थे। क्या थे, सरीसृप की तरह भी है। बॉडी इलोंगेटेड, और बॉडी भी लंबी थी, पक्षी वर्ग की तरह थी लेकिन लंबी बॉडी थी, जो किसके लक्षण होते, सरीसृप का लक्षण होता है। ठीक, शरीर सरीसृप जैसा शरीर था, लंबा था। ठीक है, टीथ प्रेजेंट इन बीक, चोंच में दांत की उपस्थिति। बर्ड्स में के चोंच में दांत नहीं पाए जाते, बट इनमें क्या पाए जाते थे, दांत पाए जाते थे। टीथ प्रेजेंट इन बीक। और फिंगर इन क्लैव, क्या पंजों में क्या थी, अंगुलियां थी उनके, ठीक है, पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए। ये सब एवियन कैरेक्टर्स थे आपके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स हमारा क्या है, पूर्वजता, एटविज्म। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा एक वर्तमान जाति में कुछ पूर्वज के लक्षण डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बड़े बड़े बाल शरीर में उगाना, ठीक है, और एक छोटी सी पूंछ उगाना। ठीक है, कुछ ऐसे करेक्टर होते रहते हैं। तो एकाएक पूर्वज के लक्षणों का वर्तमान जाति में विकसित हो जाना, फिर से एक बार डेफिनेशन देख लें आप, क्या है, एकाएक पूर्वज के लक्षणों का वर्तमान जाति में उत्पन्न हो जाना पूर्वजता कहलाती है। ठीक है, द डेवलपमेंट, द सडनली डेवलपमेंट ऑफ एंसेस्टर्स करेक्टर, ठीक है, इन मॉडर्न स्पीसीज इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज एटविज्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल, शॉर्ट टेल इन न्यूवंस डेवलप्ड बेबी, नवजात में छोटी सी पूंछ का डेवलप हो जाना। ठीक है, और दिस इज आल्सो, एटविज्म इज आल्सो एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। क्या है, एन एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, एक क्या है, एक जैव विकास का प्रमाण माना जाता है। आई होप आज की क्लासेस में आपको जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, समझाए गए, वो आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई किसी टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं।